हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे द गुप्ता एम्पायर के बारे में। तो देखिए, जब मौर्य एम्पायर जब टूट जाता है उसके बाद जो शातवाहनास और कुशान्स आते हैं तो ये एज ए पावर जो है वो इमर्ज करते हैं। उसके बाद जो सातवाहनास रहते हैं वो डेक्कन के इलाकों में जो है अपने पावर को स्टेबलाइज करने में लगे रहते हैं। वहीं पे जो कुशान होते हैं ये हमें देखने को मिलता है कि जो कुशान होते हैं वो क्या करते हैं कि वो नॉर्थ साइड में जो है अपने पावर को एक तरह से स्टेबलाइज करने में लगे हुए रहते हैं। लेकिन जो तीसरी शताब्दी आती है तो तीसरी शताब्दी के मध्य तक जो मिड थर्ड सेंचुरी है वहाँ तक आते आते क्या होता है कि इनके जो पावर हैं इनके एक पावर जो है अब धीरे धीरे हमें ख़त्म होते हुए दिखते हैं। और जब जैसे ही जो जो कुशान्स का जो पतन होता है तो जब कुशान्स की पावर डिक्रीज़ होने लगती है, जब उनका पतन होने लगता है तो उन्हीं के पतन के साथ हमें गुप्ता साम्राज्य का उदय देखने को मिलता है। ठीक है। और ये कहा जाता है कि जो गुप्त साम्राज्य के जो लोग थे वो वैश्य ओरिजिन के थे। ठीक है, वो वैश्य से बिलोंग करते थे। लेकिन उनका जो एम्पायर था गुप्तास का वो इतना बड़ा नहीं था जैसे मौर्य एम्पायर था। वो मौर्य एम्पायर बहुत बड़ा था तो उसके हिसाब से गुप्ता का एम्पायर उतना बड़ा नहीं था। लेकिन ये जो इनका ये नॉर्थ इंडिया की तरफ जो है ये बढ़ते रहते हैं, अपना कंट्रोल जो है वो बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, ये हमें देखने को मिला है AD 335 से लेके 455 तक। तो अब बात करेंगे कैसे गुप्ता का जो है होता है देखने को मिला है, कैसे राइज होता है गुप्ता का। तो अगर हम बात माने इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन की तो ये कहता है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में हमें ये मिला है कि जो गुप्ता डायनेस्टी थी उसके फाउंडर थे श्रीगुप्त। तो श्रीगुप्त द्वारा जो है गुप्ता डायनेस्टी की स्थापना की गई। लेकिन ऐसा कोई देखिए कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि कहाँ तक जो किंगडम था वो श्रीगुप्त के अंदर में कहाँ तक इनका किंगडम फैला, ये कहाँ तक अपने किंगडम को फैलाए। तो इसका कोई एक हमको ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता है जिससे हम इस चीज़ को कंक्लूड कर सकें कि हाँ इनका किंगडम यहाँ तक था। लेकिन जो मगध था तो मगध साम्राज्य जो है वो गुप्ता एम्पायर का पार्ट था, लेकिन इनके किंगडम में नहीं, श्रीगुप्त के किंगडम में नहीं, ये चंद्रगुप्त फर्स्ट के टाइम में। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट के टाइम में जो है मगध साम्राज्य जो है वो गुप्ता एम्पायर का पार्ट था। अब देखिए श्रीगुप्त के पुत्र थे घटोत्कच। तो घटोत्कच जो है अब श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच जो है वो राजा बनते हैं। ठीक है, इनके सक्सेसर श्रीगुप्त के बाद आते हैं घटोत्कच। और घटोत्कच वही थे जिन्होंने वैशाली सील जो है वो इशू की थी। तो वैशाली की जो मुहरें हैं वो इशू करने वाले घटोत्कच थे। ठीक है, तो इनको जो है उस सील के हिसाब से बोला जाता है कुमारमात्य। ठीक है, शील पे जो है इनका उल्लेख है घटोत्कच का, उनको कुमारमात्य नाम से जो है वो उनका उल्लेख मिलता है हमें वैशाली की शील पे। अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में जो कि 319 AD से लेकर के 334 AD तक थे। तो देखिए घटोत्कच के बाद जो है आते हैं इनके पुत्र चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो हैं वो घटोत्कच के जो हैं पुत्र हैं। और चंद्रगुप्त फर्स्ट ने एक टाइटल एज्यूम किया महाराजा धीराज का। तो महाराजा धीराज की जो उपाधि है वो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने ग्रहण की। उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट के जो पावर का जो एक तरह से उनकी पावर जब बढ़ती है तो उसका कारण ये रहता है कि वो विवाह कर लेते हैं। जो लिच्छवी की राजकुमारी रहती हैं कुमार देवी, तो इनका विवाह इनसे हो जाता है। और विवाह की वजह से जो लिच्छवी के द्वारा जो है इनकी हेल्प की जाती है। चंद्रगुप्त फर्स्ट को जो है लिच्छवी के लोगों से मदद की जाती है। तो और उसी की वजह से वो जो है मगध और पाटलिपुत्र पर जो है अपना कब्जा जो है जमा पाते हैं। ठीक है, तो इनके इनके विवाह की वजह से ही जो है वैशाली जो है इनकी मदद करती है और वैशाली की हेल्प से ही ये आगे बढ़ते हैं और मगध और पाटलिपुत्र पर जो है ये कब्जा कर लेते हैं। अब देखिए जो चंद्रगुप्त फर्स्ट का जो टाइम है इसको और मेमोरेबल बनाया जाता है कि इन्होंने जो है इशू कॉइन किया था और उसमें जो है चंद्रगुप्त फर्स्ट और कुमार देवी के दोनों के फिगर थे। ठीक है, तो अपने साथ साथ अपनी पत्नी के जो फिगर हैं उनकी दोनों की फ़ोटो, दोनों के चित्र जो हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट कुमार देवी के इनके जारी किए हुए सिक्के पे दोनों की फ़ोटो थी। उसके अलावा उसके पीछे उस सिक्के के पीछे हमें देखने को मिलता था कि गॉडेस लक्ष्मी की भी फ़ोटो थी। ठीक है, और देखिए जो भी लिच्छवीज़ थी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, समुद्रगुप्त के टाइम में भी द सन ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट एंड कुमार देवी इज़ रिफर्ड टू एज लिच्छवी दौरहित्र। तो देखिए जो चंद्रगुप्त फर्स्ट और कुमार देवी के जो पुत्र रहते हैं तो उनको लिच्छवी के द्वारा देखिए कहा गया है कि मैटरनल ग्रैंडसन ऑफ लिच्छवी हैं। ठीक है, दौहित्र नाम दिया गया है। और चंद्रगुप्त फर्स्ट कॉन्कर्ड कोशला
एंड प्रयाग। तो देखिए कौशल और प्रयाग पे भी विजय पा लेते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट। उसके बाद गुप्ता एरा की जो शुरुआत है वो 320 एडी से होती है। तो गुप्ता एरा की शुरुआत जो है वो चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो 320 एडी से जो है गुप्ता एरा की शुरुआत जो है वो होती है। और उसके अलावा ये पहले ऐसे गुप्ता किंग थे जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट जो हैं वो पहले ऐसे गुप्ता किंग रहे जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए, और इनकी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र में थी, ठीक है, पटना, जो इस टाइम का पटना है। तो उनकी कैपिटल थी पटना यानी पाटलिपुत्र। और देखेंगे तो इनका जो रूल था, गुप्ताज़ ने बहुत लार्ज एम्पायर पे रूल किया। जो भी हमारा जो अपर गैंजेटिक वैली वाला जो इलाका है, गंगा नदी के आसपास के जो इलाके हैं, ठीक है, जिसमें यूपी के पार्ट्स भी आते हैं, लखनऊ हो गया, अयोध्या, प्रयाग, मगध, ठीक है। तो इन सारे इलाकों में जो है गुप्ताज़ का रूल था। उसके बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट जब आते हैं तो उसके मगध जो है फिर से अब हमारी हिस्ट्री में दोबारा से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने लगता है, ठीक है। और इन चंद्रगुप्त फर्स्ट के आने के बाद ये कहा गया कि मगध का जो इम्पोर्टेंट रोल है वो करीब करीब शुरू हुआ 400 साल के बाद। तो 400 साल तक जो है मगध उतना पावरफुल नहीं रहा, लेकिन जब चंद्रगुप्त फर्स्ट पावर में आए तो अब एक तरह से अब फिर यहाँ मगध साम्राज्य का जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल यानी अहम भूमिका जो है वो हमें इतिहास में देखने को मिलती है। तो हम बात करेंगे अब समुद्रगुप्त के बारे में, जिन्होंने AD 335 से 380 तक राज किया। तो देखिए चंद्रगुप्त ने सेलेक्ट किया था समुद्रगुप्त को। तो ये कहा था कि ये बिगेस्ट सिंगल फैक्टर था, मींस इन्होंने जो सेलेक्ट किया था ये कहा था कि बिगेस्ट सिंगल फैक्टर था इन द इंटरेस्ट ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए समुद्रगुप्त भी, जो हमें इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन मिला है, जिसको हम प्रयाग प्रशस्ति बोलते हैं। तो देखिए उसको लिखा गया था जो इनके कोर्ट के पोएट थे समुद्रगुप्त के, हरिसेन। तो हरिसेन जो हैं एक पूरा डिटेल देते हैं कि समुद्रगुप्त के बारे में, कि समुद्रगुप्त ने कैसे कैसे युद्ध लड़ा, उनके जीवन के बारे में। तो ये जो है हमें प्रयाग प्रशस्ति में इनका पूरा उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो हरिसेन जो है वो समुद्रगुप्त के कोर्ट में एक कवि रहते हैं, पोएट रहते हैं। तो वही जो है हमें इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में यही सारी चीज़ें जो है मिलती हैं। ये चीज़ याद रखिएगा कि हरिसेन किसके कोर्ट के पोएट थे, तो समुद्रगुप्त के कोर्ट के पोएट थे हरिसेन। अब देखिए समुद्रगुप्त के मिलिट्री कैंपेन्स जो थे, मीन्स जो उनकी युद्ध की जो शैली थी वो बहुत अच्छी थी। उसके द्वारा जो है समुद्रगुप्त बहुत एक दूर एरिया में, बहुत बड़े एरिया में जो है वो कब्जा कर लेते हैं और अपने पॉलिटिकल जो यूनिटी है उसको स्थापित करते हैं। और अपने जो इनका मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट है, जो उनकी युद्ध शैली है, उसी की वजह से जो डॉक्टर वी ए स्मिथ हैं, डॉक्टर वी ए स्मिथ ने इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी है, ठीक है। तो इनकी जो युद्ध शैली थी, युद्ध कला थी, उसी युद्ध कला से मीन्स बहुत वो होके वी ए स्मिथ इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया की उपाधि देते हैं। और पाटलिपुत्र फिर से जो है इनकी कैपिटल बन जाता है समुद्रगुप्त की। और अपने एक तरह से जो अपनी युद्ध कलाओं को एक तरह से प्रदर्शित करने के लिए समुद्रगुप्त जो है कि वो क्या करते हैं, वो अश्वमेध यज्ञ करते हैं, ठीक है। और सिक्के भी जारी करते हैं, अश्वमेध टाइप के सिक्के भी समुद्रगुप्त ने जारी किए, और अपने जीत के बाद जो है अश्वमेध यज्ञ का जो है आयोजन ये करते हैं। और समुद्रगुप्त ने देखिए फ्रेंडली रिलेशन बनाए थे, जो भी आसपास के जो किंगडम्स थे उस टाइम, तो अपने नेबरिंग किंगडम से उनका जो रिश्ता था वो अच्छा था। जैसे मेघवर्मा जो कि सेलोन के राजा थे, वो एक मोनेस्ट्री बनाना चाहते थे बोध गया में, ठीक है। तो मोनेस्ट्री बनाने के लिए समुद्रगुप्त ने जो है परमिशन दी थी, ठीक है। तो ये जो पिलग्रिम्स के लिए जो है मीन्स जो भी बौद्ध भिक्षु वगैरह आते हैं तो वहाँ पे एक मोनेस्ट्री बनाना चाहते थे वो, तो उसी के लिए समुद्रगुप्त ने परमिशन दी थी। तो इस चीज़ से हमें पता चलता है कि इनका एक जो नेचर था वो कैसा था। तो वो इनका नेचर फ्रेंडली नेचर था, अच्छा नेचर था, इस चीज़ से हम समझ सकते हैं। उसके अलावा समुद्रगुप्त की जो कोर्ट की लैंग्वेज थी, जो उनके कोर्ट की लैंग्वेज थी वो थी संस्कृत, ठीक है। तो संस्कृत यूज़ किया जाता था इनके कोर्ट में। जैसे अभी हम देखेंगे तो हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, तो उसी तरह इनके कोर्ट में जो लैंग्वेज चलती थी इनके यहाँ वो संस्कृत चलती थी। और उसके अलावा दो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स हमें देखने को मिलेंगे, असंग और वसुबंधु। तो असंग और वसुबंधु भी जो है वो समुद्रगुप्त के कोर्ट में रहा करते थे। और ये भी कहा जाता है कि जो समुद्रगुप्त थे वो एक पोएट, बहुत अच्छे पोएट थे। उसके अलावा बहुत अच्छे म्यूजिशियन भी थे, ठीक है, संगीतकार भी थे। और
इनकी पोएटिक स्किल्स हैं, जो इनकी कविता की जो शैली है, उसी की वजह से इनको कविराज की भी उपाधि दी गई। इनको कविराज भी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इनके जो भी पोएटिक स्किल्स हैं, जो भी कविता लेखन की जो शैली है, उसकी वजह से इनकी कविराज की उपाधि दी गई है। उसके अलावा जो इनका प्यार है म्यूज़िक के प्रति, वो सीधे सीधे हमें जो सोने के सिक्के हैं उसमें हमें झलकता है, उसमें दिखाई देता है, क्योंकि ये उसमें वीणा बजाते हुए जो हमें दिखाई दी हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि मीन्स म्यूज़िक में इनका इंटरेस्ट था और पोएम्स वगैरह में भी इनका इंटरेस्ट था। उसके बाद आते हैं रामगुप्त। ठीक है, तो गुप्ता एपिग्राफ्स की बात माने तो उसके अकॉर्डिंग समुद्रगुप्त के बाद इनके पुत्र जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय है। ठीक है, अगर जो भी गुप्ता के द्वारा जो भी हमें एविडेंसेस मिले हैं, तो उनका ये कहना है कि समुद्रगुप्त के पुत्र थे चंद्रगुप्त द्वितीय, तो चंद्रगुप्त सेकंड जो है विजय राजा बनते हैं। लेकिन जो विशाखदत्त की देवीचंद्रम गुप्तम है, तो विशाखदत्त ने देवीचंद्रम गुप्तम में कहा है कि रामगुप्त ने सक्सीड किया था समुद्रगुप्त को। ठीक है, मीन्स समुद्रगुप्त के बाद जो है रामगुप्त राजा बने थे, ये विशाखदत्त ने देवीचंद्र गुप्तम में जो है उल्लेख किया है। इस स्टोरी के अकॉर्डिंग देखिए कि रामगुप्त एग्रीड टू सरेंडर हिज क्वीन ध्रुव देवी टू साका चीफ। तो इस स्टोरी के अकॉर्डिंग जो है ये बताया गया कि रामगुप्त जो है वो हारने के बाद क्या करते हैं कि अपनी रानी को जो है वो साका चीफ्स के सामने जो है वो सरेंडर कर देते हैं। द ऑनर ऑफ द क्वीन वॉज सेव्ड बाय चंद्रगुप्त, और जो भाई रानी का जो सम्मान है वो चंद्रगुप्त बचा लेते हैं। द यंगर ब्रदर ऑफ रामगुप्त, जो कि भाई रहते हैं रामगुप्त के। ठीक है, और रामगुप्त वही हैं जिन्होंने साका चीफ की हत्या की। कैप्चर द थ्रोन एंड मैरिड द ध्रुव देवी, और कहा गया कि वही थ्रोन पे कब्जा करते हैं और ध्रुव देवी से शादी कर लेते हैं। तो गुप्ता एपिग्राफ्स का मानना ये है कि समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आए, लेकिन विशाखदत्त के देवीचंद्रम गुप्ता का मानना ये है कि इनके बाद समुद्रगुप्त के बाद जो हैं वो रामगुप्त आते हैं। तो इस चीज़ में जो है एक बहस है। तो पहले हम देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, जो कि 380 से 412 एडी तक रहे। तो अगर ऑफिशियल्स गुप्ता इंस्क्रिप्शन की बात माने तो चंद्रगुप्त सेकंड, जो कि समुद्रगुप्त के पुत्र थे, और इनकी माता का नाम था दत्ता देवी। तो इसके बाद समुद्रगुप्त के बाद जो है वो चंद्रगुप्त ही राजा बनते हैं, और इनको जो है देवराज, देवगुप्त और देवश्री भी कहा गया है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है देवराज, देवगुप्त और देवश्री, इन तीनों नाम से बुलाया जाता है। अब देखिए, अपने पोजीशन को और मजबूत बनाने के लिए चंद्रगुप्त क्या करते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो विवाह करते हैं कुबेर नाग की प्रिंसेस से। ठीक है, तो यहाँ इनसे कुबेर नाग से इनका जो है विवाह होता है, और उसके बाद ये विवाह करते हैं प्रभावती गुप्त टू वटाका प्रिंस रुद्रसेन सेकंड। तो ये प्रभावती गुप्त से भी जो है विवाह करते हैं, जो कि वटाका के राजा थे जो रुद्रसेन द्वितीय। तो रुद्रसेन द्वितीय की प्रभावती गुप्त जो है वो पुत्री थी, तो इनसे विवाह करते हैं। उसके अलावा आफ्टर डेथ ऑफ हर हस्बैंड शी बिकेम द वर्चुअल रूलर, और ये भी कहा जाता है कि इनकी मृत्यु के बाद जो है यही जो है वो शासक बन गई थी। और एज ए रिजल्ट चंद्रगुप्त एक्सरसाइज इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर द वटाका किंगडम। और उसके बाद जो है राजा के मरने के बाद जब रुद्रसेन द्वितीय की जो मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद चंद्रगुप्त का जो कंट्रोल है वो वटाका किंगडम पे भी हो जाता है, और उसके बाद फिर वो मथुरा पे विजय पा लेते हैं। ठीक है, तो कुषाण उस टाइम जो है मथुरा पे राज करते रहते हैं, तो उनको हरा के जो है मथुरा पे भी विजय पा लेते हैं चंद्रगुप्त। उसके बाद देखेंगे तो मालवा और जो गुजरात का रीजन है, वो जो शाक छत्रपाज रहते हैं, तो उनको हरा के मालवा और गुजरात पे भी कब्जा कर लेते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, और देखिए चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य की भी उपाधि दी गई है, क्योंकि वो विक्रमादित्य की उपाधि दर्शाती है इनके जो इन्होंने शाका छत्रप्स को हराया था, तो जो कि उस समय मालवा गुजरात के इलाके पे राज कर रहे थे। तो शाका छत्रप्स को हराने की वजह से जो है इनको विक्रमादित्य की उपाधि मिलती है। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड शकरी, तो इनको शकरी या एनिमी ऑफ शाकास, ठीक है, शाकास के दुश्मन। ठीक है यार, इनको जो है शकरी या शाकास के दुश्मन के नाम से भी बुलाया जाता है। द एक्सप्लॉइट्स ऑफ द किंग कॉल्ड चंद्रा एंड ग्लोरिफाइड इन एन आयरन पिलर, इंस्क्रिप्शन फिक्स्ड नियर कुतुब मीनार। तो देखिए जो इंस्क्रिप्शन मिला है वो हमें कुतुब मीनार में मिला है, ठीक है, मेरौली में, दिल्ली में, और वो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम का जो इंस्क्रिप्शन है। अब देखिए पाटलिपुत्र जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में भी पाटलिपुत्र जो है वो कैपिटल रहता है, लेकिन ये कहा जाता है कि उज्जैन जो था वो उज्जैन इनकी फेवरेट सिटी थी।
जो चाइनीज़ पिलग्रिम आया फाहियान, जिन्होंने बिहार विज़िट किया, तो वो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में ही फाहियान जो है वो आते हैं। और ये अपनी बुक में लिखते हैं कि गुड गवर्नमेंट ऑफ द किंग एंड द प्रॉस्पर्स कंडीशन वाज द पीपल, कि इन्होंने बताया कि चंद्रगुप्त सेकंड के समय जो सरकार थी बहुत अच्छी सरकार थी, और जो लोगों की जो कंडीशंस थी वो बहुत अच्छी कंडीशन थी, वो अच्छे कंडीशन में थे। दिस इज़ कन्फर्म बाई ए लार्ज वैरायटी ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और ये साबित करने के लिए जो सोने के सिक्के मिले हैं वो बताते हैं। तो उस टाइम के पीरियड के सोने के सिक्के हमें ये दर्शाते हैं कि जो लोगों की उस समय चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में जो लोगों की जो कंडीशंस थी तो वो अच्छी कंडीशन थे, लोग उस टाइम रिच थे। ठीक है। ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लेटर, जो चंद्रगुप्त सेकंड थे वो आर्ट और लेटर्स के भी ग्रेट पैटर्न थे। ठीक है। तो वो कला वला में थोड़ी रुचि रखते थे। और देखिए तो 9 जेम्स थे इनके कोर्ट में। ठीक है। 9 रत्न भी थे इनके कोर्ट में। कालिदास इज सेड टू हैव बीन सेंट टू प्रवसेन सेकंड, और ये कहा था कि कालिदास को जो है प्रवसेन सेकंड के पास जो है भेजा गया था। प्रवसेन सेकंड जो है ये कुंतला के राजा हैं। ठीक है। उसके अलावा चंद्रगुप्त ने जो है इस्टेब्लिश किया एक अच्छा रिलेशन, जो भी आसपास के रूलर थे उनके साथ भी अच्छा रिलेशन मेंटेन किया था। जैसे कि काकुत्स्वर्मन के साथ, जो कि कादम्बा के रूलर थे, तो कादम्बा के रूलर काकुत्स्वर्मन के साथ भी हमें इनका एक अच्छा रिलेशन, फ्रेंडली रिलेशन देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कुमार गुप्त फर्स्ट के बारे में। तो ये रहे 415 AD से 455 AD तक। तो जो बिलसाद पिलर इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, तो बिलसाद स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन जो है वो ये बताता है कि कुमार गुप्त जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे, और ध्रुव देवी इनकी माता का नाम था कुमार गुप्त फर्स्ट के। तो इसके बाद जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो है कुमार गुप्त फर्स्ट जो है वो राजा बनते हैं। और इन्होंने जो है गुप्ता एम्पायर को इंटैक्ट रखा, ठीक है, जोड़े रखा। और उसके अलावा इन्होंने अटेम्प्ट किया कि नर्मदा के आगे बढ़ सकें। जैसे कि हमें ये चीज़ें हैं वो गुप्ता के कॉइन में, जो भी सतारा में पाए गए हैं गुप्ता के सिक्के, उसमें ये चीज़ मिलता है कि एक तरह से इनके द्वारा अटेम्प्ट किया गया था नर्मदा के आगे बढ़ने के लिए। उसके अलावा जो बिटारी स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन है उसमें ये कहा गया है कि द गुप्ता एम्पायर इज इन रिंग वॉज इन्वेडेड फ्रॉम 2 डायरेक्शन, कि गुप्ता एम्पायर पे क्या होता है, देखिए दोनों दिशाओं से जो है हमला होता है। वन वॉज द इन्वेजन ऑफ पुष्यमित्र, पहला हमला जो होता है वो पुष्यमित्र शुंग का होता है, और जो दूसरा हमला होता है दूसरी तरफ से वो होता है हुणों का। ठीक है। तो हुणों का और पुष्यमित्र शुंग दोनों का हमला जो है इनके कुमारगुप्त फर्स्ट के टाइम में होता है। और उस इंस्क्रिप्शन में जो है हमें ये भी मिलता है कि स्कंदगुप्त ने जो हुणों को हराया था। ठीक है। उस इंस्क्रिप्शन जो है भिटारी का स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन, उसमें हमें ये भी जानकारी मिलती है कि स्कंद गुप्त के द्वारा ही जो है हुणों को हराया गया था। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन रिफर टू द मेलचास हुज प्राइड वॉज ब्रोकन बाय स्कंदगुप्त। तो देखिए जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन हमें ये जानकारी देता है कि मेलचास के जो गर्व था, मेलचास के गौरव को तोड़ने का काम किया था स्कंदगुप्त ने। ठीक है। ऑन द होल कुमारगुप्त रीजन रिमेन्ड पीसफुल, और ये कहा गया था कि कुमारगुप्त का जो टाइम पीरियड था वो कहीं ना कहीं थोड़ा पीसफुल था। बात करें हम स्कंदगुप्त के बारे में, जिन्होंने राज किया AD 455 से 467 तक। तो स्कंदगुप्त एसेंड द थ्रोन आफ्टर डेथ ऑफ फादर कुमारगुप्त। जब कुमारगुप्त फर्स्ट की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो है स्कंदगुप्त इनके पुत्र हैं, कुमारगुप्त फर्स्ट के पुत्र हैं स्कंदगुप्त, तो वो राजा बनते हैं। जो खवम इंस्क्रिप्शन मिला है, तो खवम इंस्क्रिप्शन ये कहता है कि स्कंदगुप्त को वो शाक्रोपाणा के नाम से डिस्क्राइब करता है स्कंदगुप्त को। ही सिक्योर्ड नॉट ओनली हिज पोजिशन टू द थ्रोन and saved the empire and the dynasty from disruption but also successfully tackled the invasion of पुष्यमित्र and हुनास। और ये कहा गया कि स्कंदगुप्त ने थ्रोन तो राजगद्दी तो संभाला ही, उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो पुष्यमित्र शुंग ने हमला किया था और जो हुणों के द्वारा आक्रमण किया गया था, तो इन दोनों से वो अच्छे से निपटते हैं। एंड एज्यूम द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। ठीक है। तो और इनके बाद जो पुष्यमित्र शुंग और जो हुणों के द्वारा जो आक्रमण किया जाता है तो उसके बाद अच्छे से निपट लेते हैं। ठीक, मीन्स एक तरह से वो डिफीट नहीं होते हैं, वो भगा जाते हैं उनको। और इसी के बाद इनको क्रमादित्य और विक्रमादित्य का टाइटल जो उपाधि है स्कंदगुप्त को दी जाती है। और उसकी वजह से इनके हुणों और पुष्यमित्र शुंग के आक्रमण की वजह से कोई भी नुकसान नहीं होता है, टेरिटरी का कोई भी लॉस नहीं होता है इनको। जो जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन है ऑफ गिरनार, ये मेंशन करता है कि रिपेयर एंड रिस्टोरेशन ऑफ सुदर्शन लेक बाई चक्रपालिता, जो कि पुत्र हैं प्राणदत्त के। तो इसी आक्रमण के बाद जो है जो सुदर्शन लेक था उसका हमें एक रिस्टोरेशन का उल्लेख जो है वो मिलता है। और इन द फर्स्ट ईयर स्कंदगुप्त रीन द कंटेम्प्रेरी एपिग्राफ रिगार्डेड हिम एज द मोस्ट एमिनेंट हीरो इन द लिनेज ऑफ द गुप्ता।
और एक तरह से गुप्ता के जो भी हमें अभिलेख मिले हैं उसमें इन स्कंदगुप्त को जो है एक तरह से एक इम्पॉर्टेंट हीरो की तरह जो है इनका रोल जो है वो दिखाया गया है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कुमारगुप्त द्वितीय के बारे में। तो देखिए स्कंदगुप्त के बाद जो है कुमारगुप्त द्वितीय आते हैं, जो कि या तो स्कंदगुप्त के पुत्र हैं या पुरुगुप्त के, ठीक है। तो ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि कुमारगुप्त द्वितीय जो हैं वो स्कंदगुप्त के पुत्र हैं कि पुरुगुप्त के पुत्र हैं, ये चीज़ कंफर्म नहीं है। लेकिन स्कंदगुप्त के बाद जो है वो कुमारगुप्त द्वितीय ही आते हैं शासन करने। ही मेंटेन द एम्पायर मोर और लेस इंटैक्ट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये उतने ताकतवर नहीं रहते हैं, लेकिन तब भी जो है काम चला लेते हैं, अपने एम्पायर को थोड़ा बहुत संभाल लेते हैं। उसके अलावा इन्होंने सोने के सिक्के भी जो है जारी किए थे, इनके द्वारा भी सोने के सिक्के इशू किए गए। और ही ऑल्सो एज्यूम द टाइटल ऑफ क्रमादित्य लाइक स्कंदगुप्त, और क्रमादित्य का उपाधि जो है वो कुमारगुप्त द्वितीय को भी दी जाती है। जैसे स्कंदगुप्त को क्रमादित्य विक्रमादित्य की मिली थी, लेकिन कुमारगुप्त को सिर्फ क्रमादित्य की टाइटल मिली है। और इन देखिए इन्होंने मालवा और जो गंगा नदी के तट के जो इलाके हैं वहाँ पे भी कुमारगुप्त द्वारा राज किया गया। उसके बाद देखिए कुमारगुप्त के बाद आते हैं बुद्धगुप्त, ठीक है। तो कुमारगुप्त द्वितीय के बाद जो है वो बुद्धगुप्त बनते हैं, जो कि बुद्धगुप्त जो है वो पुत्र हैं किसके, पुरुगुप्त के। और इनकी माता का नाम था महादेवी चंद्र देवी, ठीक है। तो इनके जो हमें मोहरें मिली हैं इनकी नालंदा में, ठीक है, जहाँ पे इन्होंने एक संग्राम बनवाया था, ठीक है। तो पुरुगुप्त के द्वारा जो है बुद्धगुप्त के द्वारा एक संग्राम बनाया गया था, जो कि हमें नालंदा में देखने को मिलता है। तो इनसे जुड़ी जो है मोहरें जो हैं वो मिली हैं हमें नालंदा में, जहाँ पे इन्होंने एक संग्राम बनवाया था। और उसके बाद ही कंटिन्यू टू रूल ओवर द एम्पायर एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट मालवा टू द वेस्ट ऑफ नॉर्थ बंगाल। तो देखिए पूर्वी मालवा से लेकर के हमें दिखता है कि वेस्ट से लेकर के उस पर ये नॉर्थ बंगाल के हिस्सों तक जो है ये इनका राज रहता है, ठीक है। और इंस्क्रिप्शन रेफरिंग टू हिज रूल आर फाउंड इन ईरान इन मध्य प्रदेश। तो देखिए ईरान मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो यहाँ पे हमें इनके कुछ जो है इंस्क्रिप्शन देखने को मिले हैं। उसके अलावा सारनाथ जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और दामोदरपुर बंगाल में भी जो है हमें कुछ इंस्क्रिप्शन जो है बुद्धगुप्त से संबंधित देखने को मिले हैं। और ये भी कहा जाता है कि इनके द्वारा भी जो है वो सोने के सिक्के जो है वो इशू किए गए थे विद द एपिहेट ऑफ विक्रमादित्य बिसाइड इशूइंग सिल्वर कॉइन्स आफ्टर हिम द गोल्डन डेज ऑफ द एम्पायर अपीयर टू बी पासिंग अवे। और बुद्धगुप्त के बाद जो है कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिलता है कि अब जो गुप्ता पीरियड है अब यहाँ से डिक्लाइन इसका शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे नरसिम्हागुप्त बालदित्य के बारे में, फिर कुमारगुप्त तृतीय के बारे में, विष्णुगुप्त लेटर गुप्तास के बारे में जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।